दरोगा को रंगे हाथ पकड़वाया। जी। 10, 20, 25 हजार नहीं बल्कि 2 लाख रुपए लेते हुए ऐसे दरोगा 2 लाख रुपया लेता है। आज से 2 महीने पहले मेरे को एक फर्जी गैंगरेप में फंसाया गया और मुझसे फिरौती की मांग की गई थी 50 लाख रुपए। मैं 50 लाख फिरौती नहीं दे पाऊंगा, मैं 10 लाख दे पाऊंगा। अभी ब्राह्मण पिता ये कह रहा है कि मेरी बेटी का गैंगरेप एक मुस्लिम युवक, एक बनिया युवक ने किया है, जबकि वास्तविकता में कोई भी रेप या कुछ भी उंगली भी नहीं। बताइए, क्या मेरे जैसा प्रोफाइल का बंदा या एक नॉर्मल बंदा गैंगरेप करेगा, वो भी लखनऊ के अंदर? मतलब कर सकता है? नहीं कर सकता। जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। उत्तर प्रदेश पुलिस का दरोगा यदि आपको फोन करता है, कहता है थाने चले आओ, आप नीचे से ऊपर तक एक बार हिल जाएंगे कि वजह क्या है। थाने पहुंचने के बाद ये दरोगा कहता है कि तुम्हारे ऊपर गैंग रेप का मुकदमा है, तुमने एक अपने साथी के साथ किसी लड़की की आबरू लूटा है, जेल जाओगे, इस मामले में तुम्हें होगा आजीवन कारावास। यदि आपने कुछ किया ही ना हो, फिर दरोगा ने कहा ऐसा, जमीन खिसक जाएगी और सारा कुछ आपके सामने अंधकारमय हो जाएगा। आदमी करे क्या। हमने कई ऐसे अपने प्रोफेसर, रीडर, अध्यापक लोगों की पैरवी थाने में किया है, जो पढ़ाते वक्त ऐसा लगता था कि कितने बड़े विद्वान हैं, इनके सामने दरोगा और पुलिस कप्तान, इनकी हैसियत क्या है। लेकिन वही गुरुजी जब थाने की सीढ़ियां चढ़ते थे तो कांप जाते थे, कहना कुछ और कहते थे कुछ। पुलिस का अभिप्राय है पुरुषार्थी, उसे पुरुषार्थी, ली से लिप्सा रहित, सौ से साहसी। लेकिन अगर वही पुलिस आपके लिए, आपको न्याय देने के बनिस्पत यदि आपसे पैसे मांगती है, आपको फर्जी केस में फंसाती है, अन्वेषण के नाम पर आपका शोषण करती है, आप पैसा नहीं देते हैं तो आपके साथ दुर्व्यवहार भी करती है, थर्ड डिग्री का प्रयोग करती है और पैसे लेती है, फिर आप करेंगे क्या। ऐसे तमाम मामलों में लोग शिकार हुए हैं। आज एक ऐसे ही शिकार हुए युवा के साथ हम हैं, जिसे पुलिस ने फोन किया, थाने पर बुलाया और 2, 4, 10, 20, 25, 50 हजार नहीं बल्कि 50 लाख रुपए की रिश्वत मांगा। कहा बेटा आजीवन कारावास होगा, तुम्हारा धंधा चौपट हो जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, सब कहेंगे इसने तो रेप किया है। ऐसे तमाम मामलों में निर्दोष साबित हुए लोग, लेकिन तब तक तो जीवन चौपट हो गया। एक मामला अगर बताऊंगा, बुंदेलखंड के विष्णु तिवारी का, ललितपुर का, 20 साल तक जेल खटने के बाद जब वो आता है, उसकी मां मर गई, उसके पिता मर गए, उसके भाई और भाभी मर गए, गांव पहचान में नहीं आया। हाई कोर्ट ने निर्दोष साबित किया, लेकिन तब तक जीवन चौपट हो गया था। शिकार आप भी हो सकते हैं, शिकार हम भी हो सकते हैं। पुलिस के अच्छे गुण भी हैं जिसकी प्रशंसा, लेकिन गंदे कामों की हम उस पर टोका टाकी भी करेंगे और डट करके लोगों को बताएंगे भी। हमारे साथ हैं प्रतीक गुप्ता जी सर, प्रणाम सर। नमस्ते। दरोगा को रंगे हाथ पकड़वाया। जी। 10, 20, 25 हजार नहीं बल्कि 2 लाख रुपए लेते हुए ऐसे दरोगा 2 लाख रुपया लेता है। वही दरोगा जिसने 50 लाख रुपए की मांग किया था और कहता है जेल से आने के बाद कि अभी भी मेरे हाथ में ही है, हमारे कलम में वह ताकत है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हमारी ही बात सुनेगा। प्रतीक, शुभकामना। धन्यवाद सर। और मोटा मोटा बड़े साहस का काम आपने किया। जी सर। दरोगा, एक होमगार्ड अगर अपने वजूद पर आ जाता है, नोटिस लेके चला जाता है, तो टोला मोहल्ला कहता है वजह क्या है, मामला क्या है, पुलिस आई है, क्योंकि वह केवल खाकी रंग देखते हैं, वर्दी देखते हैं। और आपने दरोगा को पकड़वाया, 2 स्टार वह और फिर शान शौकत। जी सर। तो दरोगा को पकड़वाया आपने, वो अभी 2 लाख रुपए लेते हैं। जी। बात तो और की हुई थी, विजिलेंस कैसे पकड़ता है, वो सब सारी चीजों पर हम बात करेंगे, चूंकि हमने अनुभव किया है। जी सर। बहुत से लोग हमारे हाथ जेल गए हैं हमारे माध्यम से,
तो प्रतीक क्या मामला था और गैंग रेप का मामला, यानी अन्य सहयोगियों के साथ वह रियाज अहमद कौन था जिसे पुलिस आज तक खोज नहीं पाई। आप और रियाज ने किसी लड़की की आबरू लूटा था, क्या है मामला? सर मामला ये है कि मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मैंने कहा था कि पुलिस ने मेरे को गैंगरेप में फंसा दिया है और एक मुस्लिम युवक रियाज अहमद का नाम उसमें जोड़ दिया है, जबकि रियाज अहमद को ना मैं जानता हूँ ना युवती जानती है। उसके बाद जब धनंजय सिंह पकड़ गए, धनंजय सिंह माने दरोगा धनंजय सिंह जब पकड़ गए 2 स्टार वाला, तो उसके बाद विवेचना गई महानगर थाने अखिलेश मिश्रा जी के पास। महानगर माने लखनऊ का महानगर सर, पुलिस का गार्ड। मतलब प्रतीक कानपुर के हैं, इनके कई कोचिंग सेंटर और कई संस्थान है, स्वयं प्रतीक इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं और बहुत से सैकड़ों लोगों को रोजगार भी दिया है। जी सर। युवा है, बड़े ऊर्जावान हैं और ऐसे लोगों को पुलिस खोजती है। कैसा, सबको तो नहीं कहा जा सकता कि सभी ऐसे हैं, लेकिन कुछ ऐसे गंदे लोग हैं जो वर्दी को कलंकित कर रहे हैं और ऐसे तैयार करते हैं, फिर पैसा लेते हैं, शोषण करते हैं। उसी में से एक दरोगा था जिसको आपने रंगे हाथ पकड़वाया। जी सर। तो जब दरोगा ने मुझे पकड़ा, हाँ, मैंने कहा मेरा जुर्म क्या है? हाँ, कहता है कि तुमने गैंगरेप किया है। मैंने कहा कब गैंगरेप किया है? कहता 1.5 साल पहले। अच्छा। मैंने कहा मैंने 1.5 साल पहले गैंगरेप किया, पकड़ने आप आ जा रहे हो? कह रहे नहीं, आपने मुस्लिम युवक रियाज अहमद के साथ गैंगरेप किया है। अच्छा। तो मैंने कहा कि कोई साक्ष्य है या कुछ है? कहते नहीं, आप थाने चलिए। बीच रास्ते में कहते हैं कि अभी एक जरिया है, आप बच सकते हो। अच्छा। मैंने कहा क्या? दरोगा धनंजय सिंह ने रात में 9 बजे FIR लिखवाई मेरे खिलाफ बिना विवेचना किए। सुबह 8 बजे वो मुझे गिरफ्तार करने चले आए अपनी प्राइवेट गाड़ी से। उन्होंने इंतज़ार भी नहीं किया कि सरकारी गाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी। 1.5 साल पुराने मामले में गाड़ियाँ वो 3 लेकर आए। एक में लड़की के परिवार वाले थे, एक में एक गिरोह चलाते हैं वो थे और धनंजय सिंह थे, और मेरे परिवार वालों को बैठने नहीं दिया कि एक एक्सप्रेस हाईवे, ये लखनऊ हाईवे पे आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया 0001, आप चलिए और कह दीजिएगा कि मेरी गाड़ी नहीं है। जैसे ही नवाबगंज टोल आया, उन्होंने कहा FIR दिखाई और FIR में लिखा था गैंग रेप। मैंने कहा ये निर्भया हत्याकांड वाला आप आरोप लगा रहे हो मेरे ऊपर? कहते हैं हाँ मुझे पता है तुमने रेप नहीं किया, खुद कह भी रहे हैं कि तुम्हें मुझे पता है रेप नहीं किया, लेकिन क्योंकि अब कंप्लेन है तो अब आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा, मैंने मतलब यह कहा कि अभी भी रास्ता है बचने का, तो और वह है खेल जी पैसे का। जी। तो मैंने शुरुआत में कहा कि 2.5 लाख रुपए तक आप मेरे से ले लो। मुझे क्यों डर के मारे कह दिया कि जान छोड़े लोग? सर हम लोग व्यापारी हैं उत्तर प्रदेश के, और हम लोग इन सब चीज़ों में अगर समय व्यर्थ करेंगे तो हम ना व्यापार कर पाएंगे और ना भारत सरकार को टैक्स दे पाएंगे। और जैसा मुझे नहीं लगता कि मैंने एंटी करप्शन से पकड़वाया है, जो भी कहानी है मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको। ऐसा कोई थाना नहीं होगा जहाँ पे पैसा ना चल रहा हो या जहाँ पे पैसों के बिना काम हो रहा हो। बहुलता में मुझे नहीं पता, अभी तक कोई संज्ञान में नहीं आया किसी ने मुझसे। ठीक बात है, कहीं ना कहीं कुछ लोग अच्छे होंगे। आपके जो YouTube चैनल और Facebook है, आप उसमें कमेंट करवा लीजिए। एक कमेंट में एक व्यक्ति कह दे कि पुलिस ने बिना पैसा लिया उसका काम किया, तो मैं मान लूंगा। चलिए इस पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कई ऐसे हैं जो कापी किताब का भी देते हैं, पैसे नहीं लेते हैं, कई को मैं जानता हूं। और चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा कड़वा है चूंकि आपने झेला है जी सर, इसलिए आपको लग रहा होगा कि ऐसा ही है। कुछ तो होंगे, सब ऐसे नहीं हो सकते। आगे बढ़ते हैं। सब पता नहीं, मैं शायद सहमत नहीं हूँ आपकी बात से। ACP रैंक से आप ऊपर जाएंगे IPS लॉबी में, वहाँ बहुत ईमानदारी है, वहाँ आपकी बात सुनेंगे विनम्रता से। लेकिन थाना, यदि IPS ईमानदार है, थोड़ी सी चर्चा आगे बढ़ेगी जी सर, तो मजाल क्या है कि उप निरीक्षक इंस्पेक्टर घूस लेगा? सर ये तो उस ईमानदारी की परिभाषा में जी, यदि वह ईमानदार है, एक बार क्राइम मीटिंग में कह देगा कि बेटा अगर कहीं से शिकायत आ गई तो नाप दूंगा, हिम्मत नहीं है किसी की, फिर ईमानदारी की परिभाषा में वो नहीं आएगा। हम लोग विषयांतर होंगे और विषय पर आते हुए तो आपने कहा कि 2.5 लाख रुपया हम दे देते हैं सर। हाँ, मैंने कहा कि 2.5 लाख रुपए ले लो, ताकि अब आए उतना दूर लखनऊ से चल के, थाने पे तो गया नहीं मैं कि 5-10 रुपए में समझौता हो जाए। आए हो लखनऊ से, प्राइवेट गाड़ी से आए हो, तैयारी के साथ आए हो, तो कुछ माइंड मेकअप करके आए होगे। तो फिर कहते हैं नहीं ये गैंगरेप है। मेरे को गैंगरेप का मतलब भी नहीं पता था।
मुझे ये भी जैसे आपने कहा कि आजीवन कारावास, मुझे आजीवन कारावास भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। तो मैंने कहा कुछ मजाक टाइप का चल रहा होगा। फिर मैंने पूछा रियाज अहमद कौन है, तो मुस्कुराने लगे कि सब बताऊंगा सब बताऊंगा। मैंने कहा गैंग रेप लिखवाए हो आप और रियाज अहमद नहीं बता रहे हो आप, क्या है ये मामला पूरा? कहते नहीं आप थाने चलो। जब मेरे को थाने लेकर पहुँचे वो लोग, तो लड़की के परिवार वालों को मेरे लेफ्ट हैंड पे बैठा दिया, बाएं हाथ पे एक वकील हैं यहाँ के फेमस, वो सिर्फ यही फर्जी रेप कराते हैं। फिर जो एक माननीय हैं जो पुलिस को पूरा कंट्रोल करते हैं, वो सामने आ गए, धनंजय सिंह सामने आ गया और कहा कि अब आप लोग आपस में बातचीत कर लो। मैंने कहा बातचीत क्या करना, अगर मैंने गैंग रेप किया है तो आप बातचीत का क्यों मौका दे रहे हो, आप मेरे को सजा दो। नहीं, कहते हैं बातचीत कर लो। फिर मैंने कहा अच्छा बात कराइए। तो हमारे पापा ने लड़की के पापा से फ़ोन पे बात करी। उन्होंने कहा कि बच्चा है हमारा, क्यों ये सब करवा रहे हो आप, मतलब क्या कारण है? तो उन्होंने कहा कि आप 10 लाख रुपए तक ले लो और ये सब मामला ख़त्म करिए, जो आप इतनी मेहनत करके मतलब फर्जी गैंग रेप लिखवाए हो। सर चर्चा चालू करने से पहले एक आपको बता देता हूँ मैं, जब धनंजय सिंह को पकड़वाया मैंने, शायद मैं स्टेटमेंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं ईमानदारी से आपको देता हूँ। तो मुझे लगा कि पुलिस मेरे विरुद्ध में काम करके एक मुस्लिम युवक को लेकर आएगी और वो मुस्लिम युवक कहेगा मैं रियाज अहमद हूँ। अभी मेरी चार्जशीट आ गई है और जो मेरा मीडिया में स्टेटमेंट वायरल हुआ था, चार्जशीट में पुलिस वालों ने लिख के दिया कोई भी रियाज अहमद नहीं है। अच्छा, इतना घटिया मजाक। मतलब रियाज अहमद एक काल्पनिक नाम, अल्पसंख्यक उसको जोड़ दिया जाए, जोड़ करके यह दिखा दिया जाए कि, और फिर उस घटना को लोग सत्य मान लेंगे। मैं आपको साक्ष्य के तौर पे आपके चैनल पे अपनी चार्जशीट भी अपलोड कर दूंगा ताकि आपके दर्शक देख सकें किस तरह पुलिस, मतलब स्तर एक होता है और एक होता है स्तर से बहुत नीचे गिर के काम करती है। जब रियाज अहमद था ही नहीं तो गैंग रेप कैसे लगा दिया आपने? मेरी बात सुन लेते। आपने कहा रियाज अहमद एक लखनऊ में रहता होगा, आप कानपुर चले हैं 100 किलोमीटर ढूंढते हुए, आप 3-4 किलोमीटर लखनऊ नहीं गए। आपको किसी को पैसों के चक्कर में बर्बाद करना था। मकसद मेरा जो 2 लाख की गड्डी वाला आपने देखा होगा एंटी करप्शन वाला वीडियो, मकसद मेरा कभी भी धनंजय सिंह को पकड़वाने का। अच्छा, अब जी प्रतीक हम उस पर आते हैं। बैठा दिया सर, और बात बन नहीं पाई। आपके पिताजी से नहीं सर, फोन पर बात हुई और उन लोगों ने अधिक पैसा मांगा, फिर आप अकड़ गए, तन गए कि हम चाहे हम निर्दोष हैं तो हम लड़ेंगे, चलो जो करना हो करो। मैंने उनसे ये भी कहा कि आप तो यह 50 लाख जो था उसमें किसका किसका हिस्सा था और कितना कितना था? सर 20 लाख रुपए तो लड़की चाह रही थी। अच्छा, 10 लाख रुपए वकील चाह रहे थे। अच्छा, मतलब वकील साहब भी आए थे? हाँ, वकील साहब आए और लखनऊ के, मैं भी लखनऊ में हूँ और सबको पता वकील का नाम क्या है। हाँ, 10 लाख जो पुलिस को मैनेज करते हैं उनका फेसबुक प्रोफाइल देखेंगे तो डीजी, एडीजी, एसीपी सबके साथ उनका फोटो रहता है, वीडियो रहता है। और यही 10 लाख आई 10 लाख आई दरोगा रहते हैं, मतलब 50 लाख रुपए में सेटल था मामला। और शायद उनकी स्कीम भी थी थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर देंगे, 40-45 लाख तक ले आएंगे। तो मैं शुरुआत में समझ नहीं पाई कि लोग करना क्या चाह रहे हैं, मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। मतलब मंडी बना रखी है। जैसे मुझे बड़ा दुख हुआ कि एक पिता, वो भी ब्राह्मण पिता, ये कह रहा है कि मेरी बेटी का गैंग रेप एक मुस्लिम युवक, एक बनिया युवक ने किया है, जबकि वास्तविकता में कोई भी रेप या कुछ भी उंगली भी नहीं लगाई गई है। उसके बाद पैसों के चक्कर में लोग क्या क्या कर रहे हैं मुझे भी नहीं समझ आना। मुझे बड़ा दुख भी हुआ क्योंकि हम लोग के यहाँ सर सिखाया जाता है हमेशा पंडितों का सम्मान करिए, चाहे हमारे कोई पूजा हो उसमें पंडित से पूजा हम लोग कराते हैं, हमेशा आशीर्वाद लेते हैं, पैर छूते हैं। तो मुझे इनसे अपेक्षा नहीं थी, कितना अच्छा परिवार है और ये क्यों मुझे फंसा रहा है या क्यों मुझे बता रहा है। अगर कोई शिकायत थी तो आप मेरे घर आ जाते, मेरे घर में माँ बाप से बात करते, मेरे इंस्टीट्यूट है वहाँ पे लोगों से बात करते। बहुत सारे स्टेप होते हैं किसी भी चीज़ को सुधारने के। हो सकता है कि किसी चीज़ आपको मेरी बात बुरी लग गई हो, अब बाकावे में कुछ मामला आ गया हो, कुछ भी हो गया हो, लेकिन सीधे कम्युनिकेशन करना चाहिए। जैसे हाँ, कम्युनिकेशन करना चाहिए। ये नहीं कि किसी महिला को हम लोग ने नौकरी से निकाला और 4 महीने बाद 2 महीने बाद उसने मेरे 2 स्टाफ पे एक
सेक्सुअल हेरेसमेंट और लूट की FIR। अच्छा, उस लड़की की बात आप कर रहे हैं जी। इसका मतलब आपके संस्थान में उसने काम किया था? हाँ, उसने हमारे संस्थान में 2 से 3 साल उसने भी काम किया, उसके सगे भाई ने भी हमारे यहाँ काम किया, दोनों लोग को मैंने रोजगार दिया था अपने यहाँ। अच्छा, फिर क्या आपने हटा दिया था? सर मैंने हटा दिया था। एक HR है एंजेलिना मैम, हाँ तो उनका उससे बन नहीं रहा था, तो बहुत लंबा टॉपिक। ठीक है, वो आपका विषय है जी। ठीक है, सूट नहीं किया, हटा दिया जी सर। उससे। लेकिन एक चीज है प्रतीक, अब लोग यह कहेंगे कि नौकरी से आपने हटा दिया और इस प्रतिक्रिया बाद में ऐसा रिएक्शन हुआ कि उसने गैंगरेप का आरोप लगा दिया। शायद सच हो। जैसे सवाल तो आएंगे लोगों के ना। नहीं, लोगों के सवाल आने भी चाहिए, लेकिन आप ये सोचो, जितने भी आपके दर्शक हैं, आप बताइए क्या मेरे जैसा प्रोफाइल का बंदा या एक नॉर्मल बंदा गैंगरेप करेगा, वो भी लखनऊ के अंदर? मतलब कर सकता है? नहीं कर सकता। कर सकता है? नहीं कर सकता सर। कर सकता है। अब इस पर आइए, चलिए, उन लोगों ने पैसे मांगा, ठीक है जी सर। अगर आपने गैंगरेप किया तो फिर अपराध दर्ज कराने के बाद जेल भेजवाते। पैसा मांगने का औचित्य नहीं है। हाँ। उस दरोगा ने अपना चेहरा बिगाड़ा। अब यहाँ से आपका जो मामला है वो स्टैंड कर रहा है। अगर मेरी सोच है उसके पुलिस आधार तो पर विवेचना में रियाज मान चुकी है, एक्सेप्ट कर चुकी है लखनऊ कमिश्नरेट कि रियाज अहमद का नाम फर्जी जोड़ा गया था। उस पर अभी हम आते हैं जी। उस पर आते हैं। तो उस परिवार से मैनेज होकर के पुलिस ने और अधिवक्ता ने, इन लोगों ने मिलकर के एक प्लान बनाया, जैसा कि अन्य कुछ लोगों के साथ यह कर चुके हैं, ऐसा बताया जाता है। और ऐसे धनाढ़ परिवारों को जिनके पास अच्छा पैसा है, वो अपना मान सम्मान बचाने के लिए उनको रिश्वत देंगे। सर हजारों लोग रिश्वत दे चुके हैं, जिसका मामला आपको पता भी नहीं होगा। हो सकता है मैं भी रिश्वत दे चुका होता तो मेरा मामला भी हाईलाइट ना होता। एक एक्सटॉर्शन का रैकेट है, ये हर जगह चल रहा है। मैं यूपी नहीं कहूँगा, हिंदुस्तान में सब जगह चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ने लड़कियों का इतना फेवर कर रहे हैं कि सारे मामले एक्सटॉर्शन के ही हैं। ये आप जब पैसा देंगे, पता नहीं मैं क्या स्टेटमेंट दे रहा हूँ क्या नहीं दे रहा हूँ। मैंने बहुत सारे आर्टिकल पढ़े जिसमें जजेस कहते हैं कि लड़की को पैसा दो, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे लड़की पीड़ित हो। अगर लड़की आवाज़ उठा रही है तो पूरा न्यायालय पूरा हम लोग प्रतीक उस पर आते हैं, क्योंकि फिर विषय लंबा होगा और दर्शक यह जानना चाहेंगे कि उसके बाद हुआ क्या। तो पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग आइसोलेट न होते हुए, जी सर, तो पंचायत हुई, उसमें बात बन नहीं पाई। आपने कहा हम अब नहीं देंगे चाहे जो करो। हाँ, मैं खिसिया गया था, थोड़ा सा खिसिया गया। तो फिर आपको बंद कर दिया हवालात में बंद कर दिया, और काफी गंदा हवालात था। मतलब हवालात क्या वातानुकूलित थोड़ा ही रहेगा, अरे उसमें खिड़की जंगले भी ठीक से नहीं होते हैं, उसी में पेशाब करना है। हाँ, वही था। उसी में फिर गंदगी है, मच्छरों का भरमार है। मैं रात भर वही बैरिक पकड़ के खड़ा रहा वहाँ पे। कितने बजे ठेल दिया? रात में 8 बजे। अच्छा। और फिर 10 बजे धनंजय सिंह आए। कुछ खाना पीना दिए? सब नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं दिए, उसी में पेशाब उसाब करने वाला था। हाँ, सब वही था। हाँ। हवालात में रात को दरोगा आया। एक और बता दूं, हवालात में जनरली किसी को बंद नहीं करते हैं, लेकिन जब आपसे वसूली करनी होती है तो आपको डर दिखाने के लिए बंद करते हैं। मुजरिम होता है उसको हवालात के बाहर रख देते हैं, कूलर देते हैं, पंखा देते हैं। तो अब देखिए, वैधानिक अगर बात किया जाए तो अपराध दर्ज हुआ और उनकी निगाह में जब मुलजिम हो गया तो हवालात में ही रखेंगे, सुबह निकालेंगे। लेकिन ध्यान रहे, अपने दर्शकों से भी हम कहना चाहेंगे, उस हवालात में भी हमारे मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार, उसमें भी हमको ठूस करके, और फिर यह नहीं है कि उसी में पेशाब करेंगे। इसकी लड़ाई मैं लड़ा भी हूं जी, चूंकि ह्यूमन राइट के तमाम मामलों पर मैं युद्ध किया हूं। तो हवालात में भी हमारे मौलिक अधिकार स्टैंड करते हैं जी। हम यदि दोष सिद्ध कैदी हैं, दोष हमारे पर न्यायालय ने सिद्ध कर दिया है जी, तो भी हमारे मौलिक अधिकार खत्म नहीं होते हैं। जज साहब भी हमको मुर्गा नहीं बनवा सकते सर। अगर कप्तान से लेकर के डीजीपी तक यह नहीं कह सकते कि हाथ खड़े करके लटक जाओ, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकार उनके उस आदेश से बड़े हैं। अब अलग बात है कि क्या क्या हो रहा है। अब फिर रात भर आप हवालात में रहे, 10 बजे दरोगा आया। 10 बजे दरोगा आए, कहते हैं कि अभी क्या सोचा तुमने? मैंने कहा मैंने क्या सोचा है? कहते हैं कि मुस्लिम युवक तुम लेकर आओगे कि मैं लेकर आऊं? अच्छा, रियाज? हाँ, रियाज नहीं, मुस्लिम युवक कह रहा था। उर्फ लगा के मैं किसी का नाम कर दूंगा। हाँ, तो एक मुस्लिम युवक पकड़ लो। मैंने कहा मेरे को सब पता। अच्छा, उसने कहा उर्फ लगा के मैं कर दूंगा। हाँ, कुछ कर दूंगा मैं। तो मैंने कहा मैं तो नहीं लाने वाला हूँ।
कहता है कि जब तक सारे आरोपी नहीं पकड़े जाएंगे तब तक कहीं बेल नहीं होगी। और मैं क्योंकि गैंग रेप है। गैंग रेप है और मैं विवेचक अधिकारी हूँ तुम्हारा, और मैं लिखता रहूंगा कि मैं मुस्लिम युवक ढूंढ रहा हूँ रियाज अहमद को, 2 महीने 3 महीने तो मैं ऐसे ही फंसे रहूं। दस्तयाब नहीं हुआ, एक भाषा लिखते हैं लोग कि हाँ। दस्तयाब मतलब अभी उर्दू की भाषा में मुझे बहुत इतनी चलता है, knowledge नहीं है। चूंकि आप इसमें झेले हो तो दबिश से लेकर के और बहुत चीजें होती हैं, जी। पैरोकार से लेकर के और तो वो आज भी वो सब चल रहा है। जी तो दस्तयाब नहीं हुआ, हम लिखते रहेंगे कि छापा मारा, खोजा, दस्तयाब नहीं हुआ। जी। तो उसके बाद मुझसे कहते हैं कि अगर मैं लेकर आऊँगा तो प्रोसेस समझाया कि समय लगेगा, वरना तुम ले आओ जल्दी से, तो दोनों लोग एक्सेप्ट कर लो कि मैंने गैंग रेप किया और तुमको जल्दी छोड़ अच्छा। दूंगा। मैंने कहा पता नहीं किस टाइप का ये, मतलब पुलिस की हम लोग इतनी रिस्पेक्ट करते थे, ने पता नहीं अब रात का समय है, क्या बोलूँ मैं, क्या करें क्या ना करें। तो मैंने कहा ठीक है आप, मैं मतलब युवक नहीं ला रहा हूँ। फिर अपना घर चले गया। सुबह आए मेरे पास 10 बजे। रात भर खड़ा कैसे रहा मैं। बिताया? कंबल उम्बल नहीं था बस कोई? खड़ा रहा, रात भर खड़े होकर के बिताया। कंबल उम्बल भी व्यवस्था नहीं होती वहाँ पे। तो उसके बाद सुबह आए मेरे पास, कहते हैं कैसा लगा तुम्हें? अच्छा, मैंने अच्छा लगा, जैसे होटल में लगता है। मतलब अब लगा होगा कि टूट गया होगा, अब जो रात को हम उनको कहे यकीन- समझ में नहीं आया, उनको यकीन इस था। टाइम स्वीकार कर लेगा। यकीन था उनको कि अब रोएगा, इसको बुलाओ उसको बुलाओ उसको बुलाओ। मैं अडिक्ट था, मैं ना एक शब्द ना रोया, ना कोई हेल्प मांगी मैंने किसी से। मैंने कहा जितनी भी आपकी इच्छा है वो पूरी कर लीजिएगा, आप कोई डिस्काउंट मत करना। बेइज्जती तो आप करा ही चुके हो मेरी, और उठाए किस में, वो गैंग रेप में। अब इसको आप कंटिन्यू रखना और ज़िंदगी में आप प्रतीक गुप्ता नाम भूल नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा पता नहीं किस सेंस में लिया, किस सेंस में लिया, उनका तो रोज़ का काम है उगाही करना। फिर उन्होंने मेरे को भेज दिया जेल के लिए मेडिकल टेस्ट करने के लिए। और रेप के मामलों में मेडिकल टेस्ट होता है मेल्स का, फीमेल का भी होता है। मेरा मेडिकल टेस्ट नहीं कराया जो टेस्ट होना चाहिए था। ऊपर से मारपीट का कराते हैं कि और डॉक्टर लिखेगा कि कोई मारपीट नहीं एक की और गई टेस्ट होता है, वो नहीं कराया। है। उसके बाद जब मैं जेल चला गया तो फिर तब तक घर वाले आ गए थे मेरे, मतलब रात का मामला था, सुबह ही जेल भेज दिया। फिर परेशान थे माँ बाप काफ़ी, इनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई रहम जैसे, करो हुजूर। हाँ लखनऊ में जैसे सब लोग जानते हैं, जैसे एक यंगस्टर्स हैं वो एक चीज़ जानते हैं जो शायद मैं आपसे शेयर भी नहीं करना चाहता हूँ, कि शायद लखनऊ में एक अच्छे समाज के एक युवक पीढ़ी के लोग गैंग रेप नहीं कर सकते हैं। उसका बहुत अलग मतलब भी मैं नहीं कुछ पाऊंगा, क्योंकि किसी को नहीं चाहते कि उम्र कैद जाए या इसमें 50-60 लाख रुपए खर्च करें, बहुत ऑप्शंस होते हैं। लेकिन उसके बाद ये प्रोसेस चलता रहा और फिर जेल चले गए आप? मैं जेल चला गया। और मैं पहले तो कोर्ट में पेश किए होंगे? कोर्ट में सीजीएम ने कहा कि इनको लेकर आए हो, ये गैंग रेप नहीं किया, तो अपने चक्कर में क्यों मासूम लोगों की जिंदगी खराब कर रहे हो। अच्छा, इतना बोला? हाँ बोला, साफ बोला, इतना नहीं। और फिर ये घबरा गए, कहते हैं नहीं मैं हटा दूंगा नाम, मैं ढूंढता हूँ। तो देखिए जजेस को सब पता होता है कि अभी है कि उस मामले में वो बेल दे नहीं सकते थे, पावर था नहीं उनके पास, तो वो भी कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा चलो भाई इनको भेजो आगे। फिर मैं अपना जेल आ गया, जेल का अलग जिंदगी है वो। लखनऊ के जेल में चले गए? हाँ लखनऊ के जेल में चला गया मैं, और 37 दिन रहा मैं। भीतर पहुंचे? जी। भीतर क्या था? भीतर सर बहुत प्रेशर है मेरे ऊपर, क्या स्टेटमेंट दूं क्या ना दूं। वास्तव में जो क्रिमिनल हैं वो पैसे दे के बाहर मौज कर रहे हैं, और जो गरीब लोग हैं जो पैसा नहीं दे रहे हैं, या मेरे जैसे कुछ 1-2 अलग टाइप के लोग हैं जिन्होंने को पैसा देना सही नहीं समझा, सिर्फ वो लोग जेल में। आपके पास पैसा है तो जल्दी पुलिस जेल नहीं भेज रही। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, हम बताते हैं कि रिश्वतखोर दरोगा कैसे पकड़ा गया, पकड़वाने का तरीका क्या है, संवैधानिक रूप से हम कैसे उन्हें जेल की सलाखों में डाल सकते हैं। जो दरोगा सबको जेल भेजता है, इंस्पेक्टर जेल भेजता है, उसके लिए भी वही हवालात बना है, वो अभी जेल जाएगा। इस मामले में हम आगे वार्ता करेंगे। प्रतीक, फिर आप पैरवी हुई बेल के लिए? सब बेल के लिए पैरवी होती रही, लेकिन फिर मैं बाहरी दुनिया से थोड़ा कट गया था और मैं जानना नहीं चाहता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैंने कहा जहाँ पे हो वहाँ ईमानदारी से रहो। तो वहाँ पे मेरे को कई पुलिस वाले मिलते थे,
कई बैंक के अधिकारी मिलते थे। अच्छा, जेल में गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी रहते हैं वहाँ पे, साथ में खाना खाते हैं, साथ में आपके घूमते हैं। जेल मुश्किल से मुश्किल, क्या मतलब वो कैदी के रूप में थे? हाँ, सब कैदी थे। हाँ, विचाराधीन और सजा याफ्ता 2 जेल में आपको 8 से 12 4 घंटे, और शाम को 6 बजे के बाद थोड़ी देर के लिए बंद रखते हैं। बाकी वहाँ पे पार्क वगैरह सब कुछ होता है, आप घूम सकते हैं, कैंटीन होती हैं। जो लोगों को लगता है कि जेल का खाना, सर जेल की कैंटीन में बहुत अच्छा खाना मिल रहा है, थोड़ा महंगा है कैंटीन में। हाँ, बहुत अच्छा खाना मिल रहा है। मतलब जितने मेन्यू आप रेस्टोरेंट में देखते हैं उतने सब है वहाँ पे। आपको मिठाई भी मिलेगी, आपको कोल्ड ड्रिंक भी मिलेगी, आपको जो भी आप सोच सकते हैं बाहर, वो सब कुछ मिलेगा। और जो कैदियों का सामान्य खाना है? सामान्य खाना इत्तेफाक से मैंने नहीं खाया। चलो, तो मैं इसमें भी आपसे, नहीं ठीक बात है एकदम, क्योंकि मैं नहीं अच्छा चाहता है। कि ये अभिनंदन कि आपने सत्य बताया। जी सर। तो प्रतीक ने सही बताया, नहीं तो कहते कि किस तरह से था सर, वैसी जली हुई रोटी, कच्ची रोटी, और मैंने नहीं बताते। खाया सर। बहरहाल पैसे थे, आपने खरीद करके खाया, जो वहाँ एक अलग से 50 लाख बच भी रहे थे ना, तो मैंने सोचा यहाँ पे थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर दूं। हाँ, बच भी रहे थे। 37 दिन बाद जिला कारागार से प्रतीक आते हैं बाहर, खुले आसमान में सांस लेते हैं। कारागार में एक चिंता बराबर सताए जा रही थी कि बेटा तुमने कुछ किया नहीं और पूरी तौर पर निरपराध हो, फिर भी जेल। बाहर तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे होंगे लोग? जिसने हमसे 50 लाख रुपए मांगा उसको हम दंडित कैसे कराएंगे, और समाज में हम कैसे बताएंगे लोगों से कि हम निर्दोष हैं। प्रतीक बाहर आप पाए 37 दिन बाद जी। जेल में ही यह सब उधेड़ बुन रहा होगा कि कैसे हम, और उन लोगों ने बताया भी कि कैसे विजिलेंस पकड़ती है, कैसे क्या है, यह सब जान लिया था। वहाँ काफी सीखने को मिला कि सीबीआई और एंटी करप्शन विभाग कैसे पकड़ते हैं लोगों को। तो उन्हीं लोग से मैं बातचीत करता रहा कि आप कैसे पकड़े गए, क्या मामला था। तो जैसा मैंने बताया कि जैसे बैंक के लोन होते हैं फ्रॉड, उसमें लोगों को पकड़ते हैं सीबीआई वाले, और 90% कोशिश की जाती है कि पुलिस वालों को करप्शन के मामले में जल्दी ना पकड़ा जाए। मुझे इसका एग्जैक्ट उत्तर नहीं पता, लेकिन ये सच्चाई है हमारा। अब सम्मानित दर्शकों को एक बार हम थोड़ा सा बता देना चाहेंगे, जो केंद्रीय विभाग के जो लोक सेवक हैं उसको सीबीआई पकड़ेगी जी, और जो प्रदेश सरकार के हैं उसके लिए विजिलेंस है, मतलब सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन, 2 संस्थाएं हैं जो मंडल स्तर पर जिनका आयोजन है, और वहाँ एक एसपी बैठता है ऐसे जी। तो यह थे लोक सेवक प्रदेश सरकार के। अब 2 विभाग पकड़ेंगे, एक तो भ्रष्टाचार निवारण संगठन और एक है सतर्कता अधिष्ठान जी। सतर्कता अधिष्ठान राजपत्रित को भी पकड़ेगा और राजपत्रित को भी पकड़ेगा जी। भ्रष्टाचार निवारण संगठन केवल अराजपत्रित लोगों को पकड़ेगा जी। फिर आपने संपर्क किया बाहर? हाँ, मैंने जैसा आपने बताया, सबसे पहले हम लोग ने सीबीआई से ही संपर्क किया था। हाँ। फिर सीबीआई ने ही कहा कि नहीं, आपको एंटी करप्शन के पास जाना चाहिए, यूपी पुलिस का ही हिस्सा है वो। हाँ। तो मैं आपको थोड़ा सीक्वेंस बता दे रहा हूँ डेट्स का, ताकि इजी रहेगा आपको। मेरे ऊपर लड़की ने नौकरी छोड़ी 24 मई को। 25 जुलाई को उसने आमिर और एंजेलिना पे एफआईआर लिखवाई। 10 सितंबर को मेरे ऊपर एफआईआर लिखवाई, और 11 अक्टूबर को जब मैं जेल में था तब एंटी करप्शन विभाग से मैंने अपने मित्रों से कहा था कि इनसे संपर्क कर लें। पहले प्लान था कि मेरी वाइफ धनंजय सिंह को पकड़वाएंगी, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि मैं कितने दिन में बेल में वापस आऊँगा। हाँ। इत्तेफाक ये था कि 11 अक्टूबर को हम लोग को अप्रूवल मिल गया था डीएम सर के यहाँ से, और उन्होंने सहमति दे दी थी। एप्लीकेशन भी हम लोग ने मूव करा दी थी। इत्तेफाक से धनतेरस वाले दिन 18 अक्टूबर को मेरी बेल हो गई। 18 अक्टूबर को जब मैं बेल से बाहर निकला, मेरा पहला फ़ोन एंटी करप्शन विभाग में ही गया। मैं घर नहीं जाना चाह रहा था, क्योंकि मैं नहीं सुनना चाह रहा था कि मैंने क्या किया, क्या नहीं सुना किया। मैंने भी आपको कहा कि मैं पुलिस को चैलेंज करना चाह रहा था। कोर्ट के माध्यम से सर 10 साल लगते हैं चैलेंज करने में। दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि जब आपके ऊपर झूठे मुकदमे लिखे जाते हैं तो बहुत से संवेदनशील लोग आत्महत्या कर लेते हैं। आप अखबार में पढ़िएगा कि उनके ऊपर झूठा मुकदमा, झेल नहीं पाते हैं, हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाते हैं। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, दवाइयाँ खाने लगते हैं। मैं जैसे आपके सामने आज बैठा हूँ,
मैं अपने पूरे केस के दौरान ऐसे ही रहा। मेरे चेहरे में कोई शिकन नहीं थी, क्योंकि मैंने कोई भी अपराध या कोई भी गलती नहीं करी थी। जैसा मैंने आपसे कहा कि लोग आत्महत्या कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। सर, आप इतने अनुभवी हैं, आप इतना सालों से रह रहे हैं, क्या हमारे उत्तर प्रदेश में या भारत में कोई जवाबदेही डिपार्टमेंट है? क्या कुछ गलत हो रहा है? क्या कोई डिपार्टमेंट आके कहेगा कि हाँ मैं इसका उत्तर दूंगा और ये आगे से गलती ना हो? लोग मर रहे हैं झूठे मुकदमों की वजह से। सबके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि इन सबसे लड़ें, और पुलिस के विरुद्ध लड़ाई करने में हार आपकी ही होएगी, कोई जीत नहीं है। मतलब आप ये मत सोचिए कि मैंने धनंजय सिंह को पकड़वा दिया तो मुझे उत्तर प्रदेश सरकार से कोई अवार्ड मिला हो, या मुझे किसी भी तरीके का मनोबल बढ़ाया गया हो। किसी तरीके का मनोबल नहीं बढ़ाया गया। जब हमारी फाइल हसनगंज थाने में गई तो मुझे लगा कि अब तो मामला सॉल्व हो गया। वहाँ पे चितवन कुमार है इंस्पेक्टर। मैं बहुत अच्छे मूड से गया मिलने कि सर देखिए मैंने तो गैंगरेप किया नहीं है। और अच्छा, क्या अन्वेषण उन्हीं को मिल गया? हाँ जी, मतलब आईओ वही हो गए? हाँ, विवेचन अधिकारी वही हो गए। तो मैं बहुत पॉजिटिव माइंड से गया। नहीं, इनको जेल भिजवाने के बाद या फिर जेल से निकलने के बाद? भिजवाने के बाद धनंजय अभी हम लोग जेल पर आते हैं कि कैसे इनको भिजवाया गया, क्या हुआ, इस पर आते हैं, फिर विवेचना पर। फिर 18 अक्टूबर को जब मेरी फिर आप सीबीआई में गए। सीबीआई ने कहा भाई हम तो केंद्र सरकार के जो लोक सेवक हैं उनको पकड़ते हैं और यह मामला प्रदेश सरकार का है। तो उन्होंने रास्ता बताया कि इधर से ऐसे चले जाओ और वही लोग इनको पकड़ेंगे जी। तो आप चले गए फिर विजिलेंस में? फिर मैं विजिलेंस में गया। 11 अक्टूबर को हमारे पेपर मूव हो गए थे और इनिशियली धनंजय सिंह लगातार पैसे मांग रहे थे कि अच्छा, अब आप बाहर आए, फिर धनंजय सिंह मिले? मैं बाहर आने के बाद मैं वही बता दे रहा हूँ, धनंजय सिंह मेरे को थोड़ा बाद में मिले। पहले मेरा मन था कि एंटी करप्शन से धनंजय सिंह को पकड़वा दें, एक पुलिस को बता दें, प्रशासन को बता दें कि किस तरीके से झूठे मुकदमे चल रहे हैं, किस तरीके से आप मासूम लोगों को फंसा रहे हैं। तो जब धनंजय सिंह पकड़ गए तो जैसा मैंने आपसे कहा था, मेरा वीडियो जो वायरल हुआ है। कैसे लिया? जैसे क्या था, विवेचना उनके हाथ में थी? कैसे कहा कि अभी हम जीवन बर्बाद, अभी हमारे हाथ में ही है तुम्हारा भविष्य, अभी आजीवन कारावास से बचा सकता हूँ? कैसे लिया? लेने का कोई हुआ? जब आप जेल चले गए फिर पैसा लेने का क्या मतलब? जब मैं जेल जा रहा था उन्होंने कहा था कि जब तुम पैसा दोगे तो मैं लड़की से बयान बदलवा दूंगा। ये बात? हाँ। और उन्होंने 1 महीना इंतजार किया। हमारी साइड से कोई भी 50 लाख देने को नहीं माना, ना उनके पास गया, क्योंकि अब मामला संज्ञान था कोर्ट के पास। हाँ, और आप जेल चले गए थे, जो होना था चले गए थे। अब जो होना था, अब तो इज्जत और प्रतिष्ठा जो भी था सब कुछ था, गड़बड़ हो चुका था। तो उसके बाद मैं बाहर आया और धनंजय सिंह को पकड़वाया। लिया कैसे, किस नाम पर लिया धनंजय सिंह? और 50 लाख मांग रहा था, 2 लाख पर ही कैसे मान गया? 50 लाख में जब वो 30 दिन तक किसी को पकड़ नहीं पाए तो उन्होंने कोर्ट में जाके कहा कि कोई भी मुस्लिम युवक नहीं है। रियाज अहमद मिल नहीं रहा, कोई भी मुस्लिम युवक उनको नहीं मिला 30 दिन बाद। तो उनको नाम हटाना पड़ा और उस समय मेरा नाम गैंगरेप से हटके शादी का झांसा लग गया। अब चूंकि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी 2 बेटियां हैं, एक 5 साल की, एक 10 साल की, और मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। मेरी वाइफ ही हमारी संस्था की ओनर भी हैं और लड़की को भी पता था, तो शादी का झांसा भी पर्याप्त नहीं था। अब पुलिस के पास कोई विकल्प नहीं बचा। मेरी धारा पहले 70 होती है गैंगरेप की, फिर 69 पे कन्वर्ट हुई। अब 69 पे कन्वर्ट होने के बाद इनके ऊपर प्रेशर आया कि अब आप FIR लगा दीजिए, इस मामले को ख़त्म करें। फिर मैंने सारे साक्ष्य दिए। इस मामले में धनंजय सिंह का करप्शन का मामला जो सब लोग जानते हैं, उसकी FIR की कॉपी मैंने चितवन कुमार जी को दी। इसी कहानी में गिरोह चलाते हैं कानपुर के, उनके ऊपर भी कानपुर पुलिस ने एक FIR लिखी। थोड़ा सा प्रतीक, लोगों का इंटरेस्ट होगा, मैं जानता हूँ लोगों का इंटरेस्ट होगा कि पकड़ा कैसे गया। जो दरोगा सबको पकड़ता है, जेल भेजता है और 2 स्टार यहाँ रिवाल्वर लगा करके और बुलेट पर और निकलता है तो रास्ता साफ हो जाता, जैसा जो भी है। हाँ, तो पकड़ा गया। विजिलेंस तैयार हो गई,
विजिलेंस को जब मैं बाहर निकला जेल के हाँ। 18 की रात में मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा धनंजय सिंह को पकड़ने चलना है, मैं घर नहीं गया अपने। कहते हैं दिवाली मनाओ पहले, दिवाली थी 21 तारीख की, फिर 22 तारीख हो गई, फिर मैंने कहा सर धनंजय सिंह को पकड़ने चलना है करप्शन के मामले में। कहते भैया दूज बनाएंगे। भैया बोला होगा ना एक दरोगा जो हमसे घूस मांग रहा है, और मैंने सारे साक्ष्य दे दिए थे दरोगा ने। अच्छा, उसके पहले दे दिए थे सारे साक्ष्य 11 तारीख से मैंने देना तो चालू। बस यही ना कि अब सर कब पकड़ेंगे, कब अब पकड़ेंगे, सब पकड़ेंगे, अब बस पकड़िए उसको जल्दी से। और तो डालते गए, दिवाली वाली बीत गई, उसके बाद फिर धनतेरस हो गया, फिर 25 अक्टूबर को मुझे उम्मीद थी कि आज हम लोग पकड़ेंगे, नहीं पकड़ पाए। फिर 26 अक्टूबर को उम्मीद थी, फिर 27 अक्टूबर को उम्मीद थी, फिर 28 अक्टूबर को उम्मीद थी, क्योंकि मैं अपने ऊपर एक आरोप लेके घूम रहा था। मैं कैसे बताऊं, इतने सारे लोग समाज के हैं, मैं सबको एक एक करके तो बताऊंगा नहीं क्या है मामला, क्या मामला नहीं है, करप्शन का जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है। जब मैं होप हार चुका था तो 29 तारीख को सुबह 8:30 बजे एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से फ़ोन आया, और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के एक इंस्पेक्टर हैं टीपी वर्मा सर, मैं सैल्यूट करता हूँ उनकी मेहनत को, काबिलियत को। उनका फ़ोन आया, उन्होंने पूरा गुप्त रखा कि प्रतीक 9 बजे आपको गोमती नगर आना है। मेरे खुशी बहुत एहसास हुआ। हाँ, कुछ आज होगा, आज कुछ होगा। तो मैं सुबह 9 बजे वहाँ पे पहुँच गया, जिस जगह उन्होंने बताई थी, सीक्रेट जगह थी। वहाँ पे 9 से 11 मेरी ट्रेनिंग चली, हिडन कैमरास की, वॉइस रिकॉर्डिंग की, नोट छूना है, पाउडर लगाना है, सारी ट्रेनिंग चली मेरी। 2 घंटे मैंने पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करी। फिर जो नोट हम देते हैं उसके नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स लिखे, फिर उनकी फोटोकॉपी हुई, फिर साइन हुए। 500 के रहे होंगे, 500 की 4 गड्डी थे, वायरल न्यूज़ है सर। मतलब 50-50 हज़ार की 50,000 की 4 गड्डी हैं। फिर उसी समय 11 बजे के आसपास डीएम सर ने 2 लोकायुक्त, 2 गवाह देते हैं वो, हाँ लोकायुक्त देते हैं, वो भी मिले। फिर बहुत साफ तो सुथरी तरीके से प्लान किया, फिर उनको भी समझाया, उनकी भी ट्रेनिंग हुई, फिर हम लोग की वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई पकड़ने से पहले, ताकि अचानक कोई ना कहे कि ये है। हाँ। फिर धनंजय सिंह जी को फ़ोन किया गया, कहाँ पे हैं आप? उन्होंने कहा 2 बजे मेरी चौकी पे आ जाओ। 2 बजे हम लोग चौकी पहुँचे। जब हम लोग 2 बजे चौकी पहुँचे तो फिर उन्होंने कहा 3 बजे मिलेंगे, फिर कहा 4 बजे मिलेंगे, फिर कहा 5 बजे मिलेंगे। जैसा 18 पुलिस वाले और थे, तो जैसा जैसा लेट हो रहा था मैंने कहा अगर सब सादे वेश में रहे होंगे। हाँ, सब नॉर्मल थे और काफ़ी हंसपुस थे वो भी। तो फिर मुझे 7 बज गया, 7:30 बज गया। अब मैंने कहा कि ये मामला ख़त्म लग रहा है कि अब उम्मीद ख़त्म हो गई थी। फिर उनका फ़ोन आ गया कि चौकी आ जाओ। मैंने ठीक है, मैं आ रहा हूँ चौकी। फिर मैं चौकी गया, वहाँ पे अंडे वगैरह थे, बढ़िया से बॉयल मंगाए थे उन्होंने, मुझे भी खिलाए। अच्छा। फिर मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग थी, मैंने उनसे बहुत सारी बातें करी। मैंने कहा कि आपको ये पैसों के चक्कर में निर्दोष लोगों को नहीं फंसाना चाहिए और विवेचना करनी चाहिए प्रॉपर। जब आप FIR लिखें किसी के ऊपर, दूसरी पार्टी को बुलाइए, बैठाइए, डाउट क्लियर कराइए, क्या मामला है क्या मामला नहीं है। जिस हिसाब से आपने जेल भेजा वह पूरी तरीके से गलत था। उन्होंने एक्सेप्ट किया, हाँ गलत था, लेकिन मामला जब फिरौती का था तो गलत सही कुछ नहीं था। फिर उन्होंने कहा वो लाए वो पैसे जो मैंने कहे थे, क्योंकि उसी की पहले तो यह था कि जितना जल्दी दे। हाँ, मैंने कहा कितने, क्योंकि जब हमारी ट्रेनिंग हुई थी उसमें बोलना ज़रूरी होता है कि इतने रुपए, जब तक मांग ना आए तब तक वो इनकम्प्लीट होता है। उन्होंने कहा 2 लाख रुपए। तो मैंने कहा 2 लाख रुपए? कहते हैं हाँ 2 लाख रुपए लाए हो ना? मैंने कहा हाँ मैं लाया हूँ। तो मैंने एंटी करप्शन ने जो पूरा सेट दिया था, बैग भी था उसमें। ठीक है, वो गोपनीय ही रखते हैं क्योंकि वह मामला कोर्ट में भी जाएगा, कोर्ट में बयान होगा। तो कुल मिलाकर के उन्होंने लिया, वो जो हम लोग वीडियो देख रहे हैं फाइल में रखने वाला, सम्मानित दर्शकों को भी दिखा रहे हैं जी, फाइल में रख करके, और फिर 50-50 की 4 गड्डियां, 2 लाख रुपए बहुत पैसे होते हैं, और एक ही बार में 2 लाख मिले। हाँ, एक ही 2 लाख तो वेतन भी नहीं है, और एक बार 2 लाख मिल रहा है तो मजा आ गया। कैसे छोटी रकम होगी उन लोग के लिए। हाँ, अच्छा, छोटी होगी, दिन की इनकम होनी चाहिए। ठीक बात है, लिया उन्होंने जी। फिर मैंने जब नोट की गड्डी, दो विटनेस उनके थे, डीएम जो देते हैं, 18 एंटी करप्शन वाले थे। हाँ, तो उन लोगों ने देखा और फिर ऐसे कुछ किया होगा, फिर वो लोग ऐसे कुछ किया, उन्होंने पकड़ लिया। हाँ, मतलब एक हिंट होता है। फिर दरोगा जी ने कहा कि नहीं, मैंने तो नोट, ये जबरदस्ती लड़का बगल में रख के चला गया, मैंने तो नोट देखे ही नहीं, मैंने तो छुआ ही नहीं, मैं तो जानते ही नहीं हूँ। तो अपने हाथ से ले रहे हैं, वीडियो में देख नहीं, वीडियो में हाथ से कहा, फाइल में ना, हाथ नहीं टच किया उन्होंने। समझदार थे, अनुभवी थे।
तो उन्होंने हाथ नहीं लगाया पैसों को और उन्होंने रख दिया। और मेरा मकसद था कि पहले इनको पकड़ा जाए। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, मतलब उनकी स्थिति क्या थी? एक तो अपनी हवालात वाली स्थिति आप देखिए, जब हवालात में ठेल दिया, रात भर मच्छर काटे, जब वो आप पकड़े गए तो उनकी स्थिति क्या थी दरोगा जी की? एक दुख भी रहा मुझे पूरे समय में। हाँ, ये इंसानियत नहीं थी मेरी तरफ से। जब धनंजय सिंह को मैंने पकड़वाया था, उनको 103 बुखार था और उन्होंने कहा था मेरे लिए डोलो 650 लेकर आना प्रतीक, बहुत तेज़ बुखार है मुझे। मैंने उनको डोलो 650 दी, आधे घंटे बुखार उतरने भी दिया, लेकिन अमानवीय भी था और मेरे पास दूसरा विकल्प भी नहीं था। तो मुझे उनको पकड़वाने के बाद पूरे समय चिंता यही रही कि उनको बुखार था, क्योंकि मैं लेकिन जो आपका बुखार चढ़ाया, उस बुखार को क्या कहोगे? सर, एक मैं 37 दिन तक जो जेल में हवालात में मच्छरों के साथ जो अमानवीय व्यवहार हुआ, उस बुखार सर क्या दया आता है? क्या ऐसे मामलों में दया आता है? दया आना चाहिए। सर, आपके चैनल के माध्यम से एक मैं चीज कहना चाहता हूँ। मुझे तो दया नहीं आया जितने लोग जेल गए, एक बार भी। मैंने यही माना कि प्रकृति ने हमें निमित्त बनाया। नहीं, मुझे दया आया। दया आया? आज तक आता है। अच्छा, मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगा आपसे। दया आता है कि बेचारा सर, बेचारा जेल गया। चीज बताइए सर, अनुभव है आपको, प्रश्न पूछ रहा हूँ, बहुत पॉजिटिव लीजिएगा। पुलिस एक फोर्स होती है, हम लोग कहते हैं ना पुलिस फोर्स, दिन भर कहते हैं पुलिस फोर्स। जब से ये कमिश्नरेट प्रणाली हुई है, पुलिस शासक बन गई है। आज से कई साल पहले मैं देखता था IAS PCS होते थे, वो आदेश करते थे, वो मजिस्ट्रेट होते थे, वह डिसीजन लेते थे पुलिस को फोर्स भेजने का, तब इतने खराब मामले नहीं होते थे। अब जब पुलिस शासक बन गई है तो इनको कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से गुहार लगाता हूँ, गुहार, अपने दर्शकों से पूछिएगा क्या पुलिस इस समय सही काम कर रही है कि नहीं। मैं मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाता हूँ कि 10 साल हो गए हैं कमिश्नरेट को, उससे शायद ऊपर ही हो गए, आपने सारे क्रिमिनल्स को मार दिया, आपने एनकाउंटर कर लिए, आपने हाफ एनकाउंटर कर लिए, क्रिमिनल यूपी में भाजपा सरकार ने ख़त्म कर दिए। अब हम अपनी पुरानी प्रणाली वापस चाहते हैं। IAS PCS हमेशा IPS से रैंक में अच्छे होते हैं। आज हम उनको ऑफिस में बैठाए हैं और आम लोगों की ज़िंदगी से पुलिस खेल रही है। अगर जनता में शक्ति है, हम में शक्ति है, हमारी बातों को आप समझ पा रहे हैं, मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि IAS PCS लॉबी फिर से मजिस्ट्रेट की वापस चूंकि प्रतीक, मैं थोड़ा सा रोकूंगा, चूंकि आप कमिश्नरेट कानपुर में है जी, कमिश्नरेट लखनऊ में है जी सर, कमिश्नरेट गाजियाबाद में है, कमिश्नरेट बनारस में, ऐसे तो चूंकि कमिश्नरेट को आपने देखा है जी, कमिश्नरेट में कुछ ऐसा नहीं है, कुछ मजिस्ट्रेटियल पावर इनको दिए गए हैं। यही ऐसा नहीं है कि निरंकुश हो गए हैं, और ऐसे ही निरंकुश होते तो विजिलेंस इन्हें नहीं पकड़ती। वो अलग चर्चा है, हम लोग कर लेंगे फिर अलग से, क्योंकि इसमें हमको सुझाव भी देना है, सुझाव हमको कोर्ट को भी देने का अधिकार है जी, ये अधिकार है हमको, क्योंकि उनके भी मालिक हैं। कई मामलों में कोर्ट ने हमारी बात माना भी है, बहुत से मामलों में। सर, मैं पुलिस को शासक की तरह नहीं देखना चाहता हूँ। शासक है ही नहीं है सर, हो गई है, यह है लोक सेवक। आज मैंने धनंजय सिंह को खुलेआम ना पकड़वाया होता तो आप मेरा इंटरव्यू ना ले रहे होते, मैं डिप्रेशन में होता, मैं बहुत खराब कंडीशन में होता। ठीक बात। कोई उत्तर प्रदेश फिर दया क्यों आ रही है? फिर दया क्यों आ रही है? आपको लगता है कि इसके पीछे धनंजय सिंह थे? नहीं, फिर एक लंबा गिरोह, ठीक है, एक को तो किया, सभी को नहीं कर सकता हूँ, जो बन पड़ा उतना किया, आगे और करूंगा। इसके बाद किसी को आना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव को, पूछने की पूरा मामला क्या है, और लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। किसी गिरफ्तारी नहीं हो रही, धनंजय सिंह पे फाइल बंद कर दी गई। मेरा मकसद था गिरोह। अच्छा, अब वो जेल चले गए, विजिलेंस ले गई, वर्दी उतारा गया होगा। हम सम्मानित दर्शकों को बता दें कि जब यह लोग पकड़े जाते हैं तो फिर यह बिल्ला हटाया जाएगा, फिर वर्दी उतारी जाएगी, क्योंकि अब वर्दी पहनने लायक वह नहीं रहे, पकड़े गए हैं, फिर सामान्य ड्रेस पहनाया जाएगा। ऐसा हुआ होगा? मैंने वो देखा नहीं। 3 बजे तक मैं अलीगंज थाने में था, और जो लिखने पढ़ने में कई घंटे लगते हैं, 9 घंटा लगा, फिर हाथ धुलवाना और वह सब करना, फिर 9 घंटे लग गए थे। बहरहाल उसके बाद यह वर्दी उतरवा करके जी, और फिर उन्हें भले ही भाई बंदी में हवालात में न डाले हों, लेकिन हमने तो हवालात में डलवाया है, अपने आगे ही डलवाया है।
तो फिर सुबह इन्होंने भेजा होगा मजिस्ट्रेट के सामने और वहां से चले गए जेल। हाँ, वो जेल भी चले। चेहरे पर क्या था? कोई पश्चाताप हमने जो किया है, या फिर कोई प्रतिशोध? कैसा लग रहा था? मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसे आप मेरा पॉडकास्ट ले रहे हैं, हाँ, हाई कोर्ट से धनंजय सिंह जी वापस आ गए हैं, आपको उनका पॉडकास्ट लेना चाहिए। ठीक बात है। उसमें आपको पता चलेगा कि उनके अंदर गिल्टी है कि नहीं है, उनके अंदर थोड़ी इंसानियत है कि नहीं है। मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ, क्योंकि मेरी उनसे केवल 3 मुलाकात हैं। एक जब उन्होंने गिरफ्तारी करी, एक बार जब मैं मिला, और एक बार जब मैंने उनकी गिरफ्तारी करवाई। तो मैं ना उनका व्यक्तित्व जानता हूँ और ना मैं उनके बारे में कुछ जानता हूँ। मुझे ये पता था कि मेरे साथ गलत हुआ है और मैं शांति से नहीं बैठना चाहिए, मुझे उसका जवाब देना चाहिए। शायद मैं उनको ना पकड़ा था, हमारा केस और नॉर्मल रहता, लेकिन उनको पकड़वा के पुलिस एकता या कुछ हुआ है। ये अलग है कि हमारे भाई को पकड़वाया इसने, हमारा शत्रु है और इसको हम अपनी कलम से छोड़ेंगे नहीं। हाँ, आरोप पत्र इन्होंने दाखिल कर दिया। जो नए वाले आईओ थे, जो नए आईओ थे चितवन कुमार, उन्होंने मेरा एक भी साक्ष्य नहीं लिया। 2 FIR लिखी इसी मामले में, उन्होंने वो दोनों FIR नहीं लगाई। फिरौती हो रही थी मेरे साथ, उसके मैंने सबूत दिए, फाइल भिजवाई पूरी, वो नहीं किया। हर चीज़ इग्नोर करी गई मेरी और एक तरफा काम हुआ। मुझे ये पता है कि मैं एक देश का अच्छा नागरिक हूँ। लखनऊ एक ऐसी जगह है जहाँ चाहे करप्टेड पुलिस वाले हों या ईमानदार पुलिस वाले हों, रिटायरमेंट के बाद सबको यहाँ पे रहना है। अगर इनको हम लोग ने बेलगाम छोड़ दिया पुलिस को, तो मैं तो किसी तरीके से हिम्मत करके अपनी जंग लड़ता रहूँगा, लेकिन जब इनके बच्चे लखनऊ में बड़े होंगे और इन्हीं की तरह लोग होंगे तो वह लखनऊ में जी नहीं पाएंगे। तो मैंने जो भी ये एक्शन किया, सब मेरी संस्था 18 साल से लखनऊ में है। पुलिस वाले आज आएंगे जाएंगे, मंत्री आएंगे जाएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे जाएंगे, कोई स्थिर नहीं है। मैं स्थिर हूँ, ये मेरा अपना शहर है। इसको साफ रखने के लिए, जैसे आपका मैं देखता हूँ, आप गोमती नदी के लिए हमेशा रोज़ प्रयास करते हैं कि उसको हम साफ रखें, क्योंकि आपको जीवन भर यहाँ रहना है और आपका एक मंशा भी होगी, आप गोमती नदी का पानी पिएं। अब कोई आपकी बात नहीं सुन रहा तो आप अकेले सफाई कर रहे हैं। उसी हिसाब से मेरी कोई बात नहीं सुन रहा, ना IAS सुनेंगे, ना PCS सुनेंगे, ना IPS सुनेंगे, ना मंत्री सुनेंगे, तो मैं भी अपनी सफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सुंदर। हम दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे, हम दोनों का मकसद है अपना धर्म निभाना। साथ दें या साथ ना दें, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। चितवन कुमार जितनी खराब FIR चार्जशीट लिख सकते हैं वो लिखें, न्यायालय पे जाना है। न्यायालय में मेरे पास इतने साक्ष्य हैं, इतनी वॉइस रिकॉर्डिंग है कि बहुत अच्छे से मैं जीत के आऊँगा। लोगों ने मुझसे कहा कि इस सब मामलों में हमेशा सज़ा मिलती है, लेकिन मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, लेकिन मेरी जंग लड़ता रहूँगा मैं। और मैंने अपना एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं इन करप्टेड लोगों को 100 रुपये का नोट भी नहीं दूंगा। आज भी मैं आपके मन से कह रहा हूँ कि मैं इन करप्टेड लोगों को 100 का नोट भी नहीं दूंगा और अपनी जंग में बहुत अच्छी ईमानदारी से लड़ूंगा। सर, क्या बात है दोस्तों, ऐसे युवाओं की जरूरत है जो तय कर लें कि हम रिश्वत के नाम पर, ऐसे अगर कोई जरूरत हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चों की फीस है, बच्चों का एडमिशन है, बेटी की शादी है। तो दोस्तों, मैं उस युवा के साथ हूं जिसे फर्जी गैंगरेप में फंसाया गया, 50 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई, हवालात में डाला गया, उसके बाद भी संतोष नहीं हुआ तो जेल में डाल दिया गया। 37 दिन की जमानत के बाद जब वह युवा जेल से आता है तो एक ही चीज है कि मैं अपने आप को निर्दोष साबित कैसे करूंगा। मैं तो जानता हूं कि निर्दोष हूं। निर्दोष हमारा जानना यथेष्ट नहीं है, बल्कि जनमानस को उससे अवगत कराना भी है। इसलिए करके फिर दरोगा जी जेल गए। दरोगा जी का केस चलेगा, चार्जशीट दाखिल करेंगे, उनके जो आईओ हैं वो अपनी जान बचाएंगे, चार्जशीट दाखिल करेंगे, भले ही उसमें कुछ जितना भी बचाना हो बचाएंगे, और प्रतीक के पास जो साक्ष्य हैं यह निर्दोष साबित होंगे। चूंकि कोर्ट में मामला चल रहा है, मैं कुछ कहने का अधिकार नहीं है, लेकिन प्रतीक जब तक दोष सिद्ध नहीं होते हैं तब तक इन्हें नहीं माना जाएगा। नहीं, एक बात कहना चाहता हूँ, मैं दोष सिद्ध हो चुका हूँ। आपने मेरे को गैंगरेप के आरोप में भेजा था। देखो प्रतीक, अब आप कह रहे हो शादी का झांसा, फिर आप कह रहे हो रेप, और फिर आप कह रहे हो कि तुमने कुछ दोष सिद्ध माने जब कोर्ट की सजा हो जाएगी तब आदमी दोष सिद्ध कैदी माना जाएगा। जी सर। तो अभी आप दोष सिद्ध नहीं है। हाँ, और जेल में आप गए थे तो विचाराधीन,
एक हाँ। विचाराधीन शब्द है। जी। तो प्रत्येक जेल में जो 37 दिन रहे आप विचाराधीन कैदी के रूप में, जब कोर्ट फैसला देगा आपके खिलाफ, मान लेगा कि यह चीजें सत्य हैं, तब आप दोष सिद्ध हो जाएंगे। सर, इस मामले में जो कोर्ट फैसला देगा वो इंडिया की हेडलाइन बनेगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, जिस हिसाब से धनंजय सिंह का सरप्राइज भारत ने देखा, जिस हिसाब से एक गिरोह का FIR लिखवाई मैंने कानपुर में, अभी इन लोगों को पता भी नहीं कि इनको कितने सरप्राइज मिलने हैं। मेरे पास बहुत सारे सरप्राइज हैं। और जो कोर्ट का जजमेंट होगा, मैं अगले पॉडकास्ट में जब भी जजमेंट होगा, जल्द से जल्द होगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि इस हिसाब से हम लोग ने कितनी ईमानदारी से काम किया है। और वह जजमेंट हिंदुस्तान का एक यूनिक जजमेंट होगा। ये मेरा आपसे बात है सर। यही अपेक्षा मैं देश के युवाओं से करना चाहूंगा, जो हताश हैं कि हमारी कौन सुनेगा, हम क्या कर सकते हैं। तो उन्हें दिमाग लगाना पड़ेगा और यह मानना पड़ेगा कि हम मालिक हैं। संविधान में हमें मालिक बताया गया है जी। पब्लिक इज स्टेट इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में जनता मालिक है। और हम अत्याचार तथा अन्याय नहीं सहेंगे, हम गाली गलौज नहीं करेंगे, मारामारी नहीं करेंगे, लेकिन जो संवैधानिक अधिकार मिले हैं उसका प्रयोग करके वह सब कुछ करेंगे जहां तक कानून इजाजत देता है। जी सर। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रतीक। धन्यवाद। फिर हम आपसे बात करेंगे, दर्शकों की हम राय जानना चाहेंगे, और अगर दर्शक यह जानना चाहेंगे कि विजिलेंस के माध्यम से हम कैसे पकड़वाएं, तो उनके अधिकारियों से, जो IPS अधिकारी हैं, उनके साथ भी बैठ करके पहले भी वीडियो किया है। और चूंकि मैं अनुभवशील हूं इस मामले में, मुझे पता है, तो और भी आगे हम, यदि आप जानना चाहेंगे तो। जी सर। शुभकामना प्रतीक, धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद।